नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल ख़ास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो कल फिज़िक्स का 2 तारीख को हमारा पेपर है। उसके लिए बच्चों सैम्पल पेपर अच्छे ढंग से कर लो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक नंबर के क्वेश्चन वैसे करवा रहा हूँ सैम्पल पेपर के, साथ ही साथ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपको। और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखो, 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम आर डिस्टेंस पे हैं, तो उनका फोर्स का रेशो क्या होगा। बच्चों दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो FAB जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ से -FBA। चार्ज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों फोर्सेस बराबर लगाते हैं। आंसर आएगा 1:1, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी के हैं, पहले सीरीज़ में जोड़े गए फिर पैरेलल में। उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का दोनों केसेस के अंदर रेशो क्या होगा। रेशो तो इस केस में अपने को पहले जो कैपेसिटर जोड़े गए हैं सीरीज़ में जोड़े गए हैं, तो सीरीज़ में जब कैपेसिटर जोड़ते हैं हम, तो उनकी कैपेसिटेंस होती है 1/C + 1/C + 1/C। तो ये आ जाएगा 3/C। लेकिन जब CS फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा C/3। पैरेलल में सीधा ही जुड़ जाते हैं कैपेसिटर C + C, और मान लिया भी अपने कैपेसिटर C है, तो यानी कि सीरीज़ में तो आया कैपेसिटेंस कम हो गया, C/3 हो गया, लेकिन पैरेलल में जुड़ गया। उसके बाद देखो जो रेशो पूछ रखा है, किसका रेशो पूछ रखा है वो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल, तो सीरीज़ टू पैरेलल का रेशो हो गया। तो सीरीज़ टू पैरेलल का रेशो जो होगा अपन लिख देते हैं दोनों। CS कितना आया हमारे पास C/3, CP कितना आया है 3C, तो C/3/3C। ये सोल्व करने पर ऊपर चला जाएगा 3C, 1/9, 1:9 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है सैम्पल पेपर में ये पैरेलल और सीरीज जोड़ दें तो मिलते जुलते से क्वेश्चन आएंगे। 1:9 आ गया। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस से इसके मिलते जुलते क्वेश्चन करने हैं, सीरीज़ वाले पैरेलल वाले। अपने को फार्मूला तो मिल ही गया। तो यहाँ जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछ रखा है यूनिट, तो आप कंडक्टिविटी का यूनिट याद रख लें। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है आइए देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैसे होता है R = ρL/एरिया। तो ρ हो गया ओम m²/मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो ρ आ गया ओम मीटर। तो इनमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन ओम मीटर वाला है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा ओम मीटर वाला है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज करंट I एंड स्ट्रेट लाइन है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगी। तो VI ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए। VI ग्राफ जो है काफ़ी हमारे लिए, V इधर होता है I इधर होता है, हेल्पफुल होता है। और जो ओमिक डिवाइसेस है उनका ग्राफ ऐसे होता है। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप क्या होती है y2 - y1, यानी y एक्सिस के लॉन्ग जो भी चीज़ है अपॉन x2 - x1। y के लॉन्ग I है तो I/V। इस ग्राफ की स्लोप 1/R है, रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल। अब देखो उसने क्या पूछा हुआ है, अब थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया अपने को। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पूछ रखी है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, स्लोप का उल्टा होगी। 1/R तो I/V आया है। तो स्लोप का एक फार्मूला टेंजेंट थीटा भी होता है। तो स्लोप टेंजेंट थीटा अगर 1/R
कोट थीटा के इक्वल है तो आर आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, पाथ इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा? जब भी पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो भैया सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है प्रॉपर। अगर किसी एंगल पर एंटर कर रहा है तो वो हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ में जाएगा। अगर पैरेलल एंटर कर रहा है, पैरेलल, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधा ही चलता जाएगा। तो तीन, देखो एक ही प्रश्न के तीन प्रश्न बन गए ना। जब भी पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर एंटर, पैरेलल एंटर करेगा तो सीधा ही चलता जाएगा, कोई उसके पाथ में चेंज नहीं आने वाला। अगर किसी एंगल पर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पार्टिकल तो उसका पाथ हेलिकल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये जो टॉपिक है बच्चों ये मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है पैरेलल तो उसके आप इक्वेशन क्या लिखोगे? तो वैसे जनरल इक्वेशन क्या है? F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, जनरल है ये। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी, पैरेलल एंटर किए। इस टॉपिक पे बच्चों क्वेश्चन 100% आना ही आना है, 200%। और बोलो बच्चों, तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि एंगल 0 डिग्री हो गया। तो क्यू वी बी साइन 0 0 होता है तो फोर्स 0 लगेगा बच्चों। और अगर यही परपेंडिकुलर एंटर करता तो मैक्सिमम फोर्स लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्स 0 लगेगा, डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। हमको एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस दे रखी है, ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी, हमें ये भी दे रखा है कि रेट करंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है बच्चों E इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, और E इंड्यूस इन ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो रही है और करंट कितने रेट से चेंज हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था? सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी दे रखी थी, -2 × 10⁻³ और करंट किस स्पीड से चेंज हो रहा है? 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा -2 वोल्ट। वैसे माइनस का निशान उन्होंने दे नहीं रखा तो 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड। लेंजिस लॉ किस पर आधारित है? तो लेंजिस लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंजिस लॉ किस पर आधारित है? होता क्या लेंजिस लॉ? तो लेंजिस लॉ के ऊपर क्वेश्चन एक और भी बन सकते हैं कई। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पूछने के लिए कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि वो अपने प्रोडक्शन के कारण को अपोज करती है। जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंजिस लॉ किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। क्योंकि हम आगे पीछे मैग्नेट को लेके जाने में एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। लेंजिस लॉ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता लगाने के भी काम आता है। मिराज किस वजह से बनता है? मिराज बच्चों ये देखो मैंने तस्वीर दिखाई हुई है, कई बार दूर से हमें ऐसे लगता है सड़क पर पानी गिरा हुआ है या कुछ। तो ये घटना किस वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये घटना होती है। ये दोबारा पेपर खुल गया क्या? दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों ये पेपर। तो मिराज फॉर्मेशन किस वजह से है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लगभग 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों जैसे ये पेज खुलता है। खुल गया बच्चों। तो हमने कर लिए हैं मिराज फॉर्मेशन तक, कैपेसिटर वाला हो गया, लेंजिस लॉ अकॉर्डिंग टू एनर्जी हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बाई कन्वेक्स लेंस है, उसकी रेडियस कर्वेचर आर दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5
उसकी फोकल लेंथ पता लगाएं। तो लेंस मेकर फार्मूला का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बच्चों। लेंस मेकर फार्मूला 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कन्वेक्स लेंस दे रखा था अपने को, इसकी R1 तो हो रही है इधर और R2 होती है इधर, दोनों बराबर दे रखे हैं, कोई बाई कन्वेक्स लेंस है तो। और n दे रखा था 1.5। आप डाटा पुट कर देते हैं, हमें पता क्या लगाना है, फोकल लेंथ पता लगानी है। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ मैं। 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और 1/r1 कितना था 1/r, और वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2/r, ये 0.5 इंटू 2/r। तो 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 1/r इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू आ गई r। तो 4 ऑप्शन में है एक ऐसा ऑप्शन। तो फोकल लेंथ जो है बाई कन्वेक्स लेंस की क्या आ गई r। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म का क्या होता है फार्मूला, थोड़ा सा याद होना चाहिए, प्लस नया पेज ले लेते हैं। म्यू एंगल ऑफ प्रिज्म फार्मूला कहते हैं साइन a प्लस डेल्टा m/2 और साइन a/2। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। म्यू तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेल्टा m क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कम से कम डेविएट किस एंगल पर पास, वो ग्राफ से पता लगाते हैं हम। और a क्या कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। a क्या कहलाता है, जैसे अगर ये प्रिज्म है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये लाइट गई और वैसे इसको डाइवर्ट होना था, फिर दोबारा डाइवर्ट होगी, तो अगर सीधा जाना था एक ऐसा एंगल होता है जिस पे ये मिनिमम डेविएट होती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रिज्म फार्मूला हो गया बिल्कुल सिंपल, 10th क्लास का क्वेश्चन। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इज इक्वल टू c/v। n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। लाइट की स्पीड अपने को पता ही है, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड पता लगानी है, ये इधर आ जाएगा 9 × 10⁴/4 2.25 × 10⁸। आइए देख लेते हैं, 2.25 × 10⁸ डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एमिशन मेटेलिक सरफेस से कब होता है, जब हमारी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों। फ्रिक्वेंसी लाइट आई लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी निकलने वाला है जब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी की अपनी लाइट होगी। डी म्यू डी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो सीधी सी बात है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट होगी तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम पे नहीं निकलेगा। तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल की किस किस बात पे डिपेंड करती है, मास पे, एनर्जी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। आइए थोड़ा सा फार्मूला लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अच्छा, जैसे मैंने कहा था ना f इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा पे एक क्वेश्चन आएगा, वैसे ही इस टॉपिक पे भी 100% एक क्वेश्चन आएगा ही इस इक्वेशन के ऊपर। तो mv क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ हमारी। सीधी बस पूछा यही हुआ और कुछ नहीं पूछा हुआ। हाइड्रोजन एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी पता लगाई है Q × V करके, और फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी आधी परंतु प्लस में, तो हाफ 1/4πε0 E²/r। ड्यूटीरियम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन कैसे कैसे हैं, तो 2H1 दे रखा है अगर, तो इसके अंदर इसका ये तो हो गया मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके मिलेगा, तो 1 ही है। तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 1 1 हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, तो वो सेमी कंडक्टर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है अगर बैंड गैप तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर बैंड गैप है ही नहीं, ऊपर कौन सा होता है कंडक्शन बैंड, नीचे होता है वैलेंस बैंड, और ये बैंड गैप Eg। अगर Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ही हैं, 0.7 और 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिए गए एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं भैया, होल्स होते हैं। एन टाइप के अंदर होल्स माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। करंट थ्रू गिवन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज पासिंग इज द नेट पासिंग डैश पर यूनिट टाइम। तो करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है I इज इक्वल टू dq/dt। तो सिंपली हम चार्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करने के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। तो ये बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है। एंगल ऑफ डिप जो इक्वेटर पर होता है 0 डिग्री और पोल पर होता है 90 डिग्री। बहुत ज़रूरी बात है, सबको पता होनी चाहिए। AC जनरेटर क्या करता है, AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव जो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही हैं तो इनकी सभी चीज़ फ्रिक्वेंसी विल बी बट डैश मतलब वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंट है, सेम है। तो फ्रिक्वेंसी जो है इनकी स्पीड सभी की सेम है परंतु फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, गामा एक्सरे और रेडियो वेव एक्सरे उसके बाद, फिर रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। डैश और गामा रे का ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियस ओरिजिन है, न्यूक्लियर ट्रांजिशन, और एक्सरे का ओरिजिन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। एक ऐसा एंगल जिस पर इलेक्ट्रॉन जो राइट रे निकलती है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी लिखती है म्यू इज इक्वल टू 1/sin²। चाय की ज़रूरत लग रही है बच्चों, मेरे को तो नींद आ रही है। कोई नहीं, वीडियो बनाना ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी होगी अगर वो फ्रिक्वेंसी के रूप में पूछ ले किसी और सेट में तो E इज इक्वल टू h न्यू। थोड़ा सा मोमेंटम भी बता देता हूँ, h न्यू। E इज इक्वल टू hc/λ तो एनर्जी होगी। मोमेंटम कैसे होएगा, P इज इक्वल टू h कट के h/λ hc/λ h/λ, ठीक है। h कट के वैसे आप कहते हैं, और ये मोमेंटम हो गया किसी फोटोन का h/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 25 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 10 क्वेश्चन रह गए, 2 मिनट में करवा देता हूँ। रदरफोर्ड के मुताबिक सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है तो चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बराबर किस में होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में। राइट डाउन द फार्मूला फॉर करंट डेंसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये भी एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। V इज इक्वल टू IR भी याद कर ही लेना। रिलेशनशिप बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेल। तो E इज इक्वल टू होता है EMF जो होती है टर्मिनल पोटेंशियल प्लस I इंटू में R क्या है हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस। E जैसे हमारा सेल 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो वास्तव में वो हमको दे तो रहा है 1.3 वोल्ट और कुछ वोल्टेज उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके क्रॉस ही ड्रॉप हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इसमें डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O कितना होगा, तो बच्चों ऐसे करंट जाएगा
ये यहाँ से ऐसे जाएगा। अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे तो 4 मैग्नेटिक फील्ड में 2 एक तरफ होंगे, 2 नीचे की तरफ होंगे और चारों कर जाएंगे नेट में कैंसिल और 0 आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस, एक +5D दे रखा है, एक -5D दे रखा है। पावर जो होती है वो सीधा जुड़ती है बच्चों, हालांकि फोकल लेंथ ऐसे नहीं जुड़ती। फोकल लेंथ तो जुड़ती P=F=1/P, क्या P=100/R होती है। तो फोकल लेंथ ऐसे नहीं जुड़ती, परंतु पावर जो है सीधा जुड़ती जाती है स्केलरली, P1 + P2 + P3। और अगर डायोप्टर में बताते हैं और कितनी दे रखी है, एक तो +5D और -5D, तो 0 नेट पावर आ जाएगी 0। P=1/F या 100/F, ये भी रिलेशनशिप याद रखना बच्चों। किस कलर के लिए लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम, तो हमारे लिए रेड कलर के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। थोड़ा सा समझा देता हूँ और एक्सप्लेन करके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। μ=c/λ। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके ही नहीं आते, रबड़ कहाँ है भाई, मिट जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा स्पीड उसकी ज़्यादा, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड कलर की। पेन ले लो भाई। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा, देखो नीचे की चीज़ बढ़ेगी तो ऊपर वाली चीज़ को भी बढ़ना पड़ेगा बराबर रहने के लिए, फ्रीक्वेंसी तो बराबर रहती ना। तो वेवलेंथ ज़्यादा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिंज विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर येलो लाइट की बजाय हमने वायलेट लाइट ले ली। तो वेवलेंथ जो होती है वायलेट लाइट की मिनिमम होती है, तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी कम हो जाएगी। येलो कलर की फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी। बच्चों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ये नोट्स डाउनलोड कर लें और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। अगला बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। 2 न्यूक्लियाई हैं, रेशो 1:8 दे रखे हैं उनके मासिस का, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 1:1 ही होगा, डेंसिटी नहीं चेंज होती। हालांकि अगर यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर दिया है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चाहे न्यूक्लियस बड़ा होता भी जाए तो भी उनकी डेंसिटी का रेशो सेम ही रहता है। इसके साथ मिलता जुलता कंसेप्ट जो कई बार काम आ जाता है वो है कि जो रेडियस है वो मास नंबर के 1/3 होती है। तो कई बार एक की रेडियस दे देता है और दूसरा A1/A2 करवा के उसकी पावर 1/3 करवा के भी वो किसी दूसरे न्यूक्लियस की रेडियस पूछवा सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डेंसिटी सेम रहती है। 35वां और आखिरी क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। तो डायोड ये होता है हमारा P और ये होता है हमारा N। तो पॉजिटिव से जोड़ोगे तो फॉरवर्ड बायस होगा, N को नेगेटिव से जोड़ोगे। लेकिन यहाँ पे इसने ना क्या कर रखा है, P को -10 वोल्ट दे रखी है, तो ये ऑब्वियसली रिवर्स बायस है। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी मुश्किल से ये बनाया है वीडियो, काफ़ी काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। सैम्पल पेपर ज़रूर करें, कोशिश करूँगा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी दूँगा आपको।